नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए पार्ट 10 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 10 में जो हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, पहला जो क्वेश्चन है, इतिहास में ज्ञात मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट कौन था। देखिए, इतिहास में ज्ञात अगर मैं शाही मौर्य वंशावली की बात करता हूँ तो इसके जो अंतिम सम्राट थे इनका नाम था बृहद्रथ। देखिए, बृहद्रथ जो है वो अंतिम मौर्य शासक थे, ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न ये भी कल के लिए आ सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मौर्य वंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की जो है वो स्थापना की जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक यूनानी शासक, क्वेश्चन आता है परीक्षा में, एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को जो भी पराजित किया जाता है, हराया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो इन्होंने हराया था सेल्यूकस निकेटर को। अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात करता हूं तो इनके गुरु का नाम था कौटिल्य। देखिए, इनके गुरु का नाम कौटिल्य, जिनको चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, और इनके द्वारा चाणक्य के द्वारा एक अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की भी रचना की गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक बनता है वो बनता है बिंदुसार। ये भी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक बनता है मौर्य वंश का वो बनता है बिंदुसार। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रारंभिक प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन था। देखिए, जब प्रारंभिक जो एंशियंट जो इंडिया था उस टाइम जो है वो सबसे बड़ा जो शहरी केंद्र था वो था पाटलिपुत्रम, जिसको वर्तमान में हम पटना के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर मैं पाटलिपुत्रम की बात करता हूँ तो यहाँ पे तीसरे नंबर की बौद्ध संगीति भी हुई थी। उसी प्रकार जो है अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कौशाम्बी दिया है, तक्षशिला दिया है, उज्जैन दिया है, और पाटलिपुत्रम का नाम पटना वर्तमान में पड़ गया है, बिहार की जो राजधानी है। कौशाम्बी, देखिए, पहले जो प्राचीन समय में वो 16 महाजनपद होते थे। 16 महाजनपदों में से कौशाम्बी भी जो है किसी जनपद की राजधानी, तो वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी में थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी में। अगर मैं बताना चाहूँगा तक्षशिला, तक्षशिला जो है वो गांधार महाजनपद की राजधानी थी, और उज्जैन या उज्जैनी ये अवंती महाजनपद की राजधानी थी। तो इन तीनों राजधानियों को भी आपने याद रखना है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला निम्न पद कौन सा है। देखिए, जो सभी प्रकार के विदेशी है इनके लिए जो प्रयोग में आने वाला जो पद है वो क्या है भैया, इसके बारे में हम यही पढ़ेंगे। इसको कहते हैं यवन। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो गलत करवाते हैं। तो याद रखना कि सभी प्रकार के जो विदेशी होते हैं इनके लिए जो एक पद यूज किया जाता है ये होता है यवन। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं कि झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने किसकी सेना को हराया। देखिए, झेलम नदी के तट पे एक युद्ध होता है जिसको हाइडेस्पीस का युद्ध, झेलम का युद्ध या वित्सता का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये युद्ध जो होता है वो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में होता है। देखिए, झेलम नदी के तट पे जिसको झेलम का युद्ध, हाइडेस्पीस का युद्ध या वित्सता का युद्ध भी कहा जाता है, ये बात आपने याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो युद्ध होता है ये सिकंदर और पोरस के बीच में होता है, और इसमें पंजाब के राजा पोरस की हार होती है। कब ये युद्ध होता है? तो 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया सिकंदर ने किस दर्रे को पार किया था। तो सिकंदर के द्वारा जो है वो खैबर दर्रे को पार कर दिया गया था, और जब इसने भारत में आक्रमण किया था तो तक्षशिला पे इसने आक्रमण किया था। सिकंदर ने जब तक्षशिला पे आक्रमण किया तो इसके समक्ष जो है एक आबी नाम का शासक होता था, इसने समर्पण किया था। याद रखना, आबी नाम के शासक ने इसके समक्ष जो क्या किया था, समर्पण किया था। भैया, हार मानी थी इसके आगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन आपके लिए परीक्षाओं के लिए। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे। देखिए, गौतम बुद्ध की अगर हम बात करते हैं तो गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य एक गणराज्य था भैया, जिसका नाम था शाक्य गणराज्य। अगर मैं गौतम बुद्ध की बात करता हूं, इनका जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी या 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी जो है वर्तमान में नेपाल में है, ये भी आपको याद रखना है। जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी जो माता थी इनका नाम था महामाया। इनका जो है वो इनके जन्म के 8वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, महामाया जी की। और इनके जो बचपन का नाम था ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी जो सौतेली माता थी इनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माता थी, और इनकी जो असली माता थी इनका नाम महामाया था। पिता का नाम भी पूछा जाता है, पिता का नाम था शुद्धोधन। देखिए, इनका जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, तो मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो मृत्यु इनकी 483 बीसी में कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर। कहाँ पे हुई थी भैया? कुशीनगर में हुई थी। और याद रखना, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी मृत्यु के बाद 8 स्तूप जो है वो बनाए गए थे। ये 8 स्तूप कहाँ पे बनाए गए थे? ये जो है वो
8 स्तूप तो मैं नहीं बता पाऊंगा, एक ही स्तूप बताऊंगा जो कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप भी है, वो उसका नाम है सांची का स्तूप। सांची का जो स्तूप है वो भारत के मध्य प्रदेश, कहाँ पे स्थित है, भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राजा के द्वारा बनाया गया, तो अशोक के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अगर मैं बात करता हूँ, जब बौद्ध महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियाँ बिठाई जाती है। तो पहली बौद्ध संगीति जो होती है वो सप्तपर्णी गुफा में होती है, दूसरी जो बौद्ध संगीति होती है वो वैशाली में होती है, तीसरी जो बौद्ध संगीति होती है वो अशोक के समय पाटलिपुत्रम में होती है, और चौथी जो बौद्ध संगीति वो कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में होती है। तो हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों की चारों बौद्ध संगीतियाँ, पहली राजगिरी में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्रम में हुई, चौथी कुंडलवन कश्मीर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में जरूर बनता है। तो हर एक बात को आप ध्यान से सुने, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर परीक्षाओं के लिए बनने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1329 और 1300 एडी 30 के एडी के मध्य किसने चलन मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्के जारी किए। देखिए, तांबे के जो सिक्के हैं वो किसके द्वारा जारी किए गए थे 1329 और 30 के बीच में, तो ये किए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के एक शासक थे। और अगर मैं बात करता हूँ मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ये 1325 में, याद रखना भैया, 1325 में शासक बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। और अगर मैं मोहम्मद बिन तुगलक की बात करता हूं, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो भारत आए थे वो आए थे इब्न बतूता। इब्न बतूता ने जो है जो इनके समय जो है विजिट किया था भारत, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में दिया है। अलाउद्दीन खिलजी शक्तिशाली शासक था खिलजी वंश का। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका जो बचपन का नाम था वो था अली गुरशास्प। क्या नाम था भैया, अली गुरशास्प इनका बचपन का नाम था। खिलजी वंश के शक्तिशाली शासक थे। और एक 1000 दिनारी होते थे, 1000 दिनारी जिनको मलिक काफूर कहा जाता था, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय ही होते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बने खिलजी वंश से। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, इसमें जो अकबर ने वो किसको हराया था, तो इसमें अकबर ने भैया किसको हराया था, हेमू को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। कब हुई थी भैया, 1556 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। तीनों बातें बताता हूँ। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है, और पहली लड़ाई में जो है पानीपत की जो पहली लड़ाई होती है इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है, और इब्राहिम लोदी की हार होती है। और इब्राहिम लोदी के हार होने, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक होता है, और इसके हार होते ही बाबर भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखता है 1526 में। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पानीपत के दूसरे युद्ध की, तो ये अकबर और हेमू के बीच में होता है, जिसमें हेमू की हार होती है, हेमू विक्रमादित्य की। तीसरा युद्ध जो होता है वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है और मराठों की इसमें हार होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो परीक्षा में बार बार आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति संप्रदाय महाराष्ट्र में किसके उपदेशों पर फैला। तो जो ये भक्ति संप्रदाय जो फैला था वो भैया सीधी सीधी मैं कहूँगा यहाँ पे एक तुकाराम होते थे, उनके उपदेशों पर यह फैला था भक्ति संप्रदाय। देखिए, अगर मैं भक्ति संप्रदाय की बात करता हूँ तो ये भी 2 प्रकार का आगे था। जो भक्ति आंदोलन है वो 2 प्रकार में आगे फैल गया था। एक तो फैला था निर्गुण भक्ति आंदोलन, दूसरा फैला था सद्गुण भक्ति आंदोलन। निर्गुण भक्ति आंदोलन में जो आते थे, निर्गुण भक्ति आंदोलन में आते थे एक तो कबीर, गुरु नानक और रविदास। ये तीनों पूछे जा सकते हैं कि जो निर्गुण भक्ति आंदोलन में वो कौन कौन शामिल थे। तो कबीर हो गए, गुरु नानक जी हो गए और रविदास जी हो गए। अगर मैं सद्गुण भक्ति आंदोलन की बात करता हूँ तो सद्गुण में होते थे जैसे शंकराचार्य हो गया, महात्माचार्य हो, बल्लभाचार्य जी हो गए, और हमारे रामानुज हो गए, रामानंद हो गए, है ना। रामानुज के शिष्य थे भैया रामानंद, याद रखना है आपने। रामानंद के थे कबीर। तो ये कुछ आगे से आगे मिलाना है, हर एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगले क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूँ। आज थोड़ी वीडियो जो हमारी लेट हो गई है, तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें लोगों तक, ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो, सभी लोग डिटेल स्टडी कर चुके। हमारा जो एक बैच बैठा है TGT आर्ट्स, TGT LT टेट, TGT नॉन मेडिकल, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं किसी भी टेट की तैयारी करने के लिए 500 रुपये मात्र फीस है। रिकॉर्डेड क्लासें हम इसमें रखने वाले हैं। ये हमारा नंबर है 7876145409। रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस, डिटेल स्टडी, PDF नोट्स, हर एक चीज़ हम आप पे इसको दे रहे हैं। तो आप ज़रूर इसको अवेल कर सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपये में। अगर आपको ज़्यादा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप हमसे इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में अंकित भगवान
भगवान की आकृति थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके जो सिक्के थे उसमें जो अंकित भगवान की आकृति थी वो थी पशुपति भगवान की। पशुपति भगवान भोलेनाथ को महादेव को ही कहा जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ पशुपति मंदिर की तो ये विश्व में कहाँ स्थित है, तो ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है पशुपति भगवान का मंदिर। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात कर लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, एक तो हड़प्पा। हड़प्पा की खोज जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921-22 के आसपास 21 में की जाती है। मोहनजोदड़ो की अगर बात करता हूँ, ये भी वर्तमान में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। हड़प्पा रावी नदी के पास है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। और ये नदी जो किस नदी के पास है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन के स्थल की मैं बात करता हूँ तो वो लोथल है। लोथल गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि कालीबंगा कहाँ पे है, तो कालीबंगा भैया राजस्थान में। हर एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से सुने। और बनावली आपका हरियाणा में है। एशिया के विभिन्न भागों में, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एशिया के विभिन्न भागों में किस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो एशिया के जो विभिन्न भाग थे यहाँ पे भैया अलग अलग भागों में जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। और अगर मैं बोलता हूँ एशिया के अलग अलग भागों में, जैसे अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया था। कलिंग के युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। और अगर मैं अशोक की बात करता हूँ तो इसने हिमालय की ओर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मजिम को भेजा। श्रीलंका की ओर महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि त्रिरत्नों पर इनने बल दिया। देखिए त्रिरत्नों पर जो बल दिया गया था वो महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया था। तो पिछला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के द्वारा हिमालय की ओर मजीम को भेजा गया था। श्रीलंका में अपनी पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था। अगर मैं त्रिरत्न की बात करता हूँ तो महावीर ने त्रिरत्न पे बल दिया था। देखिए इनके जो त्रिरत्न थे, महावीर की सबसे पहले बात करते हैं। महावीर जो है वो बौद्ध धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक थे बौद्ध धर्म के। इनका जो जन्म हुआ था वो भैया कुंड ग्राम में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की वो कहाँ पे हुई थी, पावापुरी। कहाँ पे हुई थी भैया, पावापुरी। इन्होंने जो है वो 3 रत्न, कितने रत्न दिए थे, तीन जो है 3 रत्नों पर इन्होंने बल दिया था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ये आपको याद रखना है। अगर मैं महावीर स्वामी की बात करता हूँ तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी जो माता का नाम वो त्रिशला था। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो साल के वृक्ष के नीचे और रिजुपालिका नदी के पास होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बात को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके प्रशासन के दौरान संपत्ति का जो अधिकार होता था, जो भैया फंडामेंटल राइट्स था, जो भैया राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स पहले होता था, पहले जो मौलिक अधिकार थी उनकी संख्या भैया 7 थी। किसके प्रशासन के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था, तो ये किसके प्रशासन के दौरान हुआ था, तो ये हुआ था मोरारजी देसाई के सरकार के समय। मोरारजी देसाई के सरकार के समय ये ऐसा हुआ था। और अगर मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो संपत्ति का अधिकार होता था इसको अब कानूनी अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया है। और भैया इसको अब कहाँ पे डाला गया है, तो इसको आर्टिकल 301 में कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। और अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करता हूँ तो वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स है। टोटल जो फंडामेंटल राइट्स है वो 6 है। अब क्या होता है, मोरारजी देसाई की सरकार होती है और संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के तहत हटा दिया जाता है, तो 44th अमेंडमेंट या 44वां संविधान संशोधन होता है जो कि 1978, कब होता है भैया, 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत जो है वो इसको हटा दिया जाता है और लीगल राइट बना दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से सुने। एक्स्ट्रा जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ये एक एक चीज़ आप अपने कॉपी पेन लेके लिख लें, क्योंकि टेट परीक्षाओं में आप कमेंट हमारे दे सकते हैं। बहुत से लोगों के टेट जो है यहाँ से क्लियर हुए हैं मेरे चैनल से। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि इंद्रासन पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों, इंद्रासन पर्वत शिखर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कुल्लू जिले, कौन सा जिला भैया, कुल्लू जिले में स्थित है इंद्रासन पर्वत शिखर। उसी प्रकार अगर मैं कुल्लू की बात करता हूँ तो एक तो इंद्रासन पर्वत शिखर कुल्लू में है। सोलंग पीक, सोलंग या सोलांग पीक है, सोलंग या सोलांग पीक जो है वो कुल्लू में है। दियो टिब्बा कुल्लू में है। श्रीखंड महादेव की जो चोटी है वो कुल्लू में है। शीतिधार, बहुत परीक्षाओं में आता है, शीतिधार कुल्लू में है।
और अगर आपने चोटियाँ वाला टॉपिक अभी नहीं देखा है तो जाइए, मेरे हिमाचल प्रदेश का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, संपूर्ण हिमाचल प्रदेश का परिचय। उसमें अभी तक 4 वीडियो आ गई है, तो आप उनको मज़े ले सकते हैं। हर तीसरे दिन वीडियो आ रही है, तो वहाँ भी आप करंटली हम वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छी वो सीरीज चल रही है, उनको भी आप ज़रूर एक बार देखें, उन पर भी आप ज़रूर एक बार ध्यान दें। तो अगर मैं बात करता हूँ कुल्लू की, परांगला चोटी भी कहाँ पे? कुल्लू में। अगर मैं बात करता हूँ कुछ दर्रों की जो कुल्लू ज़िले में है, तो जैसे एनिमल दर्रा कुल्लू में है, चंद्रखेरनी दर्रा कुल्लू में है, रसोल दर्रा ये भी कुल्लू में है। तो हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि लालूनी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोल रहा है कि जो लालूनी जोत है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो लालूनी जोत की अगर मैं बात करता हूँ तो जो अपनी लालूनी जोत है ये कहाँ पे भैया? लाहौल स्पीति में। लालूनी जोत लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ टेम्पोला जो दर्रा है ये भी लाहौल स्पीति में है। शिपकिला दर्रा लाहौल स्पीति में है। कुंजम दर्रा भी कहाँ पे है भैया? लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले कुछ दर्रे हैं, अलग करने वाले कुछ दर्रे हैं, वो कौन से हैं? तो जैसे कालीचो दर्रा ये लाहौल और भरमौर के बीच में है। छोबिया दर्रा लाहौल और भरमौर के बीच में है। कुक्ती दर्रा लाहौल और भरमौर के बीच में है। तो ये कुछ इस प्रकार के दर्रे थे, और कुछ इस प्रकार के दर्रे भी जो कुल्लू को स्पीति से अलग कर देते हैं। तो जैसे तेंतु दर्रा है, तेंती दर्रा, ये कुछ भी परीक्षा में दे देते हैं। तेंतु दर्रा जो है वो कुल्लू को स्पीति से अलग करता है। आपका सारा उंगू दर्रा, तो सारा उंगू दर्रा जो है ये भी कुल्लू को स्पीति से अलग करता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं TGT आर्ट्स नवंबर 2024 के लिए। तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। इससे पहले 300 बच्चे हमसे रिजल्ट पा चुके हैं, अच्छा रिजल्ट पा चुके हैं। देखिए भैया, हम काम करते हैं डिटेल स्टडी पे, और डिटेल स्टडी से ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना। तो आगे बात करते हैं 125 क्वेश्चन जो है वो कालिका कुंड पानी का स्रोत। कालिका कुंड पानी का जो स्रोत है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के। तो अगर मैं कालिका कुंड पानी की झरने की बात करता हूँ तो ये कहाँ पे है? चंबा जिले। कहाँ पे भैया? चंबा जिले में है कालिका कुंड पानी का झरना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कालिका कुंड पानी का झरना कहाँ पे है। तो कालिका कुंड पानी का झरना जो है वो कहाँ पे है? चंबा में है। बहुत सतधारा भी एक पानी का चश्मा है जो कि चंबा के पीर पंजाल, याद रखना, चंबा के पीर पंजाल में ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में कुल्लू दिया है। कुल्लू में है वशिष्ठ गर्म पानी का झरना, खीर गंगा गर्म पानी का झरना, मणिकरण गर्म पानी का झरना, रहाला ठंडे पानी का झरना कुल्लू के मनाली में है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मंडी में देखिए एक ही फेमस है, तत्ता पानी गर्म पानी का जो झरना है वो मंडी के करसोग के आसपास स्थित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा में आप देख सकते हैं भागसूनाथ जी का जो है वो कहाँ पे? कांगड़ा के मैगलॉन्डगंज में। कहाँ पे? कांगड़ा के मैगलॉन्डगंज में। अब कमेंट बॉक्स में आपने बनाना सुलह गर्म पानी, जो पानी का झरना है वो कहाँ पे है? गर्म पानी का, ठंडे पानी का, ये भी बताना। हर एक चीज़ आपको यहाँ से बतानी है कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। जिसको वीडियो अच्छी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे हर हर महादेव। देखिए, हर हर महादेव, ये गॉड की पावर एक अलग होती है, मैंने पहले ही बोला है। जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।